आज का हमारा टॉपिक है शायद IMSAR। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। एक मिनट, अभी आ रहे हैं आपके पास। आज IMSAR करेंगे हम लोग। And I will share this screen with you. इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2 क्लासेस लगेंगे इसको ख़त्म करने में। और एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। ओके जी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस सर, दिखाई। ओके, यस सर। so this is IMSAR, International Aeronautical and Maritime Search and Rescue। पहले इसका नाम था मरसार, मर्चेंट शिप सर्च एंड रेस्क्यू। बाद में एरोनॉटिकल वाले भी आ गए और दोनों ने मिलकर के ये बनाई है और इसको नाम दे दिया है IMSAR, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल एंड मैरीटाइम। पहले इसको क्या कहा जाता था? मरसार। मरसार मतलब MERSAR, मतलब MERSAR, मर्चेंट शिप सर्च एंड रेस्क्यू। ओके, एक क्वेश्चन भी करते जाएंगे साथ साथ हम इसके साथ। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका आ रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ IMSAR। ठीक है, तो उसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड गाइडेंस। किसको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है? टू दोज who are operating aircraft, vessels and other crafts and who may be called upon to use the facility। facility का मतलब क्या है? aircraft, vessels and other craft to support search and rescue operations। जो भी तुम्हारी फैसिलिटी है उसको हम यूज करेंगे सर्च एंड रेस्क्यू के लिए। तो जो लोग जिनके पास जहाज हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, शिप्स हैं, टग बोट्स हैं, जो भी है फैसिलिटीज़ है, और उनको बुलाया जा सकता है कि भाई आपके शिप की ज़रूरत है टू सपोर्ट और टू डू सम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। सो ये उसका पर्पस एक पहला। दूसरा पर्पस है टू प्रोवाइड गाइडेंस टू ऑन सीन कोऑर्डिनेटर्स। उन लोग को गाइडेंस प्रोवाइड करने का जो ऑन सीन कोऑर्डिनेटर फंक्शन करते हैं। ऑन सीन कोऑर्डिनेटर कौन होता है? एक फैसिलिटी होती है जो बाकी शिप्स को कोऑर्डिनेट करती है। जब किसी भी डिस्ट्रेस पे एक या दो या उससे ज़्यादा जहाज काम कर रहे होते हैं एक ही डिस्ट्रेस पे, तो एक शिप को बना देते हैं ऑन सीन कोऑर्डिनेटर, तो उसको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। एंड थर्ड इज टू प्रोवाइड गाइडेंस टू दोज हु आर एक्चुअली इन डिस्ट्रेस एंड दे रिक्वायर सर्च एंड रेस्क्यू। जो लोग खुद डिस्ट्रेस में हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, और जिनको सर्च एंड रेस्क्यू की ज़रूरत, असिस्टेंस है। सो ये पर्पस है आपका IMSAR का। अब 3 वॉल्यूम्स में यह है, IMO एंड ICAO। IMO तो आप समझते हैं क्या है, और ICAO यह है आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे भारत सरकार का है
सिविल एविएशन और डिपार्टमेंट, वैसे ही ये भी है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एरोनॉटिकल एरियाज के लिए है, IMO मैरिटाइम सेक्टर्स के लिए है। सो 3 वॉल्यूम में बना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब या डिस्कस द 3 वॉल्यूम्स ऑफ IMSAR। डिस्कस द 3 वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम 1 जो है ये ऑर्गेनाइजेशन वो है एंड मैनेजमेंट वॉल्यूम। ये डिस्कस करती है कि IMSAR क्या चीज़ है। Establishment means setting up and improvement of national and regional search and rescue systems and cooperation with neighboring states to provide effective and economical services. मतलब ये जो किताब है ये एक बाइबल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को या आपको कोई मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना है तो उसके लिए जो गाइडलाइंस है वो डीजी शिपिंग के पास है, ठीक है। ये गाइडलाइंस जो है वो बताएंगी कि आपके पास कितनी जगह होनी चाहिए, कितने रूम्स होने चाहिए, कितने फैकल्टी होनी चाहिए, टेबल का साइज़ क्या होगा और कितनी स्पेस होनी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या बुक्स चाहिए, लाइब्रेरी में क्या चाहिए, सब उस पर लिखा है। वैसे ये जो मैनेजमेंट वॉल्यूम है ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करती है। और अगर इंडिया को सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाना है अपना, इंडिया का भी है ना SAR, तो उसके जो गाइडलाइंस है वो इसमें है कि कैसे आप उसको सेटअप करोगे, उसका इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे। नेशनल आपने बनाना है तो नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। रीजनल का मतलब 2-3 कंट्री मिल के बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, उन्होंने कहा हम लोग मिल के बनाएंगे। ऐसा है नहीं, इंडिया का अलग है, श्रीलंका का अलग है, मालदीव्स का अलग है। बट मैं कह रहा हूँ अगर 2-3 मिल के बनाएंगे तो कोई पैसा देगा, किसी के पास शिप्स होंगे, किसी के पास मैन पावर होगी, मिल करके खर्चे उससे थोड़ा सस्ता बैठ जाता है। तो वो रीजनल हो गया, वो हमारे ओशन एरिया से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। एंड कोऑपरेशन, इंडिया ने कहा एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन है, श्रीलंका का भी है। सो दोनों आपस में मिलकर कोऑपरेट करेंगे, तब जाके इफेक्टिव और इकोनॉमिकल सर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। सो ये तो आपका वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 2 है मिशन कोऑर्डिनेशन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम जो है, जो MRCC है, सर्च एंड रेस्क्यू में MRCC है या रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन, वो जो वहाँ बैठे लोग हैं जो सर्च एंड रेस्क्यू को प्लान करते हैं, उसको इफेक्ट कर देते हैं, जो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, ये वॉल्यूम उनके लिए है। एंड वॉल्यूम 3, आपको मालूम है कि वॉल्यूम 3 जहाज में ले जाते हैं हम लोग, इज टू बी कैरिड ऑन ऑल द शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट्स, मतलब कोस्ट गार्ड के जो शिप्स है उनमें भी होगी, ओशन गोइंग टग है तो उसमें भी होगी। सो ये जो वॉल्यूम 3 है ये आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है और आपको परफॉर्मेंस कैसे करनी है, सर्च एंड रेस्क्यू, ऑन सीन कोऑर्डिनेटर के फंक्शंस क्या हैं, कैसे आप क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो इसमें है, ठीक है। सो डिस्कस द 3 वॉल्यूम्स ऑफ IMSAR, वो एक आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। ओके, अब नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल, ये मैंने आपको बताया पहले कि इंडिया का तो अपना है, उसको हम बोलते हैं नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू। रीजनल मतलब 2 or more countries have formed a regional, जो उनके ओशन एरिया से कनेक्टेड है, तो वो रीजनल हो गया, 2-3 कंट्री मिलकर बना रहा है।
Write short notes on a search and rescue region. ये क्या है और इसका पर्पस क्या है? So a search and rescue region is an area of defined dimensions associated with an RCC within which search and rescue services are provided. SRRs help to define who has primary responsibility for coordinating responses to distress situations in every area of the world. ठीक है, एक है तुम्हारा एरिया और दूसरा है तुम्हारा SRR. So the entire world has been divided into 13 areas. And area has been divided into various search and rescue regions. So a search and rescue region is an area of defined dimensions. अभी आपको समझाता हूं. Associate with an RCC. अब आपको मैं डायग्राम में समझा दूं. ये इसको मैं इरेज कर देता हूं. सॉरी, इरेज. ओके. सो ये आपका एक डिफाइंड डायमेंशंस है. इसको मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे. इट इज एन एरिया ऑफ डिफाइंड डायमेंशंस. कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दोगे तो ये सर्च एंड रेस्क्यू रीजन बन गया. एसोसिएटेड विद एन आरसीसी, तो यहाँ पे आपका एक रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है. हर एक एसआरआर के साथ एक सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर होगा, आरसीसी या एमआरसीसी. ठीक है. अब इस एरिया के अंदर कोई भी डिस्ट्रेस होती है, इस एरिया के अंदर यहाँ पे डिस्ट्रेस हुई है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आरसीसी की है. तो लेट्स से मैं डिस्ट्रेस 1 बोल देता हूँ इधर में, और ये आरसीसी 1 है, ये सर्च एंड रेस्क्यू रीजन 1 है. ठीक है, और ये डिस्ट्रेस 1 है. सो एसआरआर 1 में कोई भी डिस्ट्रेस हो रही है, ये डिस्ट्रेस हो रही है 1, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है रिस्पॉन्ड करने की? आरसीसी 1 की है. ये इसका प्राइमरी पर्पस है. सो वंस अगेन इसको देखिए आप. एसआरआर क्या है? मैं इसको इरेज कर रहा हूं. इट इज एन एरिया ऑफ डिफाइंड डायमेंशंस. ठीक है, ये डिफाइंड डायमेंशंस है. ये एसआरआर हो गया. एसोसिएट विद एन आरसीसी, रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है यहाँ पे, within which सर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज आर प्रोवाइडेड. तो इस सर्च एंड रेस्क्यू रीजन के अंदर कोई डिस्ट्रेस होगा तो ये आरसीसी रिस्पॉन्ड करेगी. SRRs help to define who has primary responsibility for coordinating responses to distress situations in every area of the world. और एक SRR है, समझो ये और एक है, ये SRR 2 है, और यहाँ पे एक MRCC है. अब यहां अगर कोई डिस्ट्रेस होती है SRR 2 में, ये डिस्ट्रेस 2 है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, MRCC की, नंबर 2 की, टू रिस्पॉन्ड टू दैट. ओके. SRR 1 में आ जाइए. डिस्ट्रेस हो रही है नंबर 1, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? RCC 1 की, टू रिस्पॉन्ड टू इट. लेकिन MRCC 2 नजदीक में है, MRCC 2 नजदीक में है बन के, तो MRCC 2 जाके असिस्ट करेगा. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, लेकिन हमने क्या कहा? कोऑर्डिनेशन विद एडजेसेंट स्टेट्स.
to provide effective search and rescue. Let's say ये इंडिया का SRR है और ये श्रीलंका का है, सो इंडिया और श्रीलंका आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। भले ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी RCC 1 की है जो इंडिया का है, लेकिन डिस्ट्रेस हो रही है ऐसे एरिया में जहाँ से नज़दीक पड़ता है श्रीलंका का, सो आपस में वो लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, तब जाके इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव सर्विसेज हो मिल पाएंगी। मेन पर्पस क्या है? जान बचानी है और इकोनॉमी को खर्चे कम करने हैं। सो ये पर्पस है आपके SRR का। समझ गए जी? यस सर। ओके, सो अब ये है एक सर्च एंड रेस्क्यू एरिया, ऑस्ट्रेलिया का है ये एरिया है, इसके अंदर बहुत सारे सर्च एंड रेस्क्यू रीजन्स होंगे, SRR। ये है सर्च एंड रेस्क्यू रीजन्स। ये टहीटी का, हॉनोलुलु का है, ये चिली का है, ये न्यूजीलैंड का SRR है, न्यूजीलैंड के साथ वेलिंगटन है, और इसके साथ नाडा है, इसके साथ तपीटी है, सबके साथ कोई ना कोई RCC एसोसिएटेड है। वैसे ही पूरा ग्लोब हैज बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस सर्च एंड रेस्क्यू रीजन्स, और हर एक के साथ कोई ना कोई आपका सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर होगा, MRCC। ये जो पिक्चर है ये IMO की है, मैरीटाइम सेक्टर की। ये पिक्चर एरोनॉटिकल सेक्टर की है। ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है एरोनॉटिकल, अटलांटिक का। सो अटलांटिक एरोनॉटिकल सर्च एंड रेस्क्यू रीजन्स। सो एरोनॉटिकल सेक्टर्स के अलग हैं सर्च एंड रेस्क्यू रीजन्स, मैरीटाइम सेक्टर के अलग हैं। और ये कहाँ पे दिखा रखे हैं? ये दिखा रखे हैं रीजनल एयर नेविगेशन प्लान्स। जो जो एरोनॉटिकल सेक्टर के जो सर्च एंड रेस्क्यू रीजन्स हैं वो कहाँ मिलेंगे? रीजनल एयर नेविगेशन प्लान्स में। ओके, अब आ जाते हैं हम 3 levels of coordination. 4th question. Discuss in detail the 3 levels of coordination. और यहाँ पे गलती हो जाती है। ये पूछा गया है 3 levels, और कंफ्यूजन कर देते हैं लोग 3 volumes। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, और 3 लेवल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन वो अलग चीज है। सो देखा गया है ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस कि लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। पूछा गया है लेवल्स, वो वॉल्यूम डिस्कस करने लगते हैं। तो 3 लेवल कोऑर्डिनेशन की होती है। ओके, और ये 3 लेवल कहाँ होती हैं कोऑर्डिनेशन की? हर एक कंट्री की, हर एक कंट्री की। मतलब हमने बताया ना, नेशनल वो है नेशनल या रीजनल है सर्च एंड रेस्क्यू। तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी है। वो तो 3 वॉल्यूम्स है, वो IMO की है। अब हर एक कंट्री का अपना अपना सिस्टम होता है, और हर एक कंट्री का, जैसे इंडिया का जो है सर्च एंड रेस्क्यू, उसमें 3 लेवल्स है। पहला लेवल ये है सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर। ये क्या है? एक परमानेंट पोस्ट है, कोई ना कोई यहाँ पे बॉस बन के बैठा है। ये टॉप लेवल मैनेजर्स है। ईच कंट्री नॉर्मली एक तो हो गई, 2 भी हो सकते हैं। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू सेट अप अ सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ कंट्री। कहाँ पे सेंटर होगा, कहाँ पे सब सेंटर होगा, कितने शिप्स चाहिए, कितने एयरक्राफ्ट चाहिए, कितने लोग चाहिए, उनको ट्रेनिंग कैसी देनी है,
ट्रेनिंग कहाँ करवाएंगे, सर्च एंड रेस्क्यू प्लान्स बनाने हैं, एरियाज डिफाइन करने हैं, वो सारा काम इनका है। सो परमानेंट पोस्ट है ये। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर आप मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं तो गाइडलाइंस कहाँ से मिलेगी, डीजी शिपिंग से। अब आप खोलना चाहते हो तो आप प्रिंसिपल हो, परमानेंट पोस्ट होगी आपकी प्रिंसिपल की या डायरेक्टर की। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप अ मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि आप खोल रहे हो ना, तो आप प्रिंसिपल होगे या डायरेक्टर होगे, जो भी होगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए गाइडलाइंस कहाँ से लोगे, डीजी शिपिंग से। ठीक है, तो कितने कहाँ पे बनाओगे, कितने रूम्स होंगे, कौन से क्लासेस कराओगे, मॉड्यूलर कराओगे या कॉम्पिटेंसी कराओगे, कॉम्पिटेंसी के लिए कितनी फैकल्टी चाहिए, वो सब गाइडलाइंस डीजी में है। लाइब्रेरी बुक्स होनी चाहिए, प्रोजेक्टर्स होने चाहिए, पीपीटीज होने चाहिए, जो भी है वो सारी गाइडलाइंस आपको डीजी में मिलेंगी। वो सेटअप करना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप करना आपका काम है, राइट। वैसे ही यहाँ पे ये जो सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर है उसका काम है, और हर एक कंट्री में एक होगा, और उसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टैब्लिश करेगा सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ढूंढेगा, इक्विपमेंट ढूंढेगा, मैनेज करेगा सर्च एंड रेस्क्यू, इस्टेब्लिश करेगा आरसीसी कहाँ पर करना है, सब सेंटर कहाँ रखने हैं, सर्च एंड रेस्क्यू फैसिलिटीज़, कोऑर्डिनेटिंग सर्च एंड रेस्क्यू, डेवलपिंग ट्रेनिंग पॉलिसीज वगैरह, सब इसका काम है, जो काम प्रिंसिपल का होगा। तो हर एक इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल होगा, वैसे ही हर एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सर्च एंड रेस्क्यू एससी होगा, सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर। तो ये आपका पहला है लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन। दूसरा, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन कोऑर्डिनेटर्स, ये टेम्पररी पोस्ट है। ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है ओनली फॉर द स्पेसिफिक एसएआर, मतलब डिस्ट्रेस है तो ये पोजीशन है, डिस्ट्रेस खत्म हो गई, पोजीशन खत्म हो गई। नॉर्मली कोई भी डिस्ट्रेस होती है किसी भी एरिया में, तो दैट डिस्ट्रेस इज डन और कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, जो सिचुएशन रिपोर्ट्स बनाएंगे, जो सिट-रेप्स बनाएंगे, वो इसी को भेजेंगे। सर्च एंड रेस्क्यू का कौन सा प्लान यूज़ करना है वो ये बताएगा, किस एरिया में हो रही है वो ये बताएगा, इसको सब मालूम है। इसको मालूम है कि जो डिस्ट्रेस है उसकी लोकेशन क्या है, वहाँ पर वेदर कंडीशंस कैसी हैं इसको पता है, वहाँ करंट्स कैसे हैं इसको पता है, वो डिस्ट्रेस लोकेशन के आसपास कितने शिप्स हैं वो भी इसको पता है। They are well trained with all search and rescue procedures. So these are the people who will guide the search and rescue operation. ठीक है, सिचुएशन रिपोर्ट्स बनाओगे इन्हीं को, लेकिन ये पोस्ट कब तक है, जब तक डिस्ट्रेस है। डिस्ट्रेस खत्म हो गई, पोस्ट भी खत्म हो गई। जैसे इसरो है, इसरो के चेयरमैन परमानेंट पोस्ट है, ठीक है, मिस्टर सिवान इज द चेयरमैन, लेकिन मिशन डायरेक्टर्स अलग अलग होते हैं। चंद्रयान 1 भेजा, मिशन डायरेक्टर था, मिशन खत्म हो गया तो पोस्ट भी खत्म हो गई। फिर मंगलयान वो चंद्रयान 2 भेजा तो कोई दूसरा मिशन डायरेक्टर हो गया, मंगलयान भेजा तो कोई और हो गया। सो वो जब तक मिशन है तब तक वो पोस्ट है, मिशन खत्म हो गया पोस्ट भी खत्म हो गई। एसएमसी ये है, ठीक है, एंड ही विल गाइड द ऑपरेशन जब तक रेस्क्यू इफेक्ट हो जाए, या अब उसको लगता है जी अब कोई फायदा नहीं है, खत्म कर दो। सो अगर किसी मिशन को कॉल ऑफ करना होता है सर्च एंड रेस्क्यू को, तो ये कॉल ऑफ करेगा। एंड दे आर वेल ट्रेन्ड इन ऑल सर्च एंड रेस्क्यू मिसिंग प्लान्स। थर्ड है ऑन सीन कोऑर्डिनेटर। अच्छा, इसकी जो ड्यूटीज है एसएमसी की मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो।
अभी हम कर रहे हैं टॉपिक, वो टॉपिक क्या है? लेवल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो सर्च एंड रेस्क्यू मिशन कोऑर्डिनेटर, SMC. थर्ड लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन ये है, राइट, ऑन सीन कोऑर्डिनेटर. सो आपको पता है जब डिस्ट्रेस होती है, कोई भी डिस्ट्रेस जब होती है, तो उस डिस्ट्रेस पे अगर दो या उससे ज्यादा जहाज काम कर रहे हैं, तो वन ऑफ देम इज रिक्वायर्ड टू एक्ट एज एन ऑन सीन कोऑर्डिनेटर. वो ऑन सीन कोऑर्डिनेटर डायरेक्ट SMC के कांटेक्ट में रहता है. SMC उसी को मैसेजेस भेजेगा, उसी से इंफॉर्मेशन लेगा, और जो ऑन सीन कोऑर्डिनेटर है वो बाकी शिप्स जो विसिनिटी में है उनको इंस्ट्रक्शंस देते रहेगा. सो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जब दो या दो से ज़्यादा फैसिलिटीज या लोग काम कर रहे हैं, तो then one of them is required to act as an on-scene coordinator. Normally, the ship which arrives first at the scene of distress, she will start acting as an on-scene coordinator. लेकिन SMC चाहे तो उसको चेंज कर सकता है. Let's say एक टग बोट है, ओशन गोइंग टग बोट, वो पहुंच गई वहां पे सीन ऑफ डिस्ट्रेस में, तो शी विल स्टार्ट ऑफरिंग असिस्टेंस एंड शी विल बिकम द ऑन सीन कोऑर्डिनेटर. बाद में समझो कोई मर्चेंट शिप आ गया, बेटर इक्विप्ड विद कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, बिग शिप, लाइफ बोट कैपेसिटी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस मास्टर है, सब कुछ है, तो SMC बोलेगा कि तुम अब ऑन सीन कोऑर्डिनेटर बन जाओ. बट यूजुअली द फर्स्ट वेसल विच अराइव्स एट द सीन ऑफ डिस्ट्रेस. सो SMC कौन कौन हो सकते हैं? इट कैन बी अ सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट जो नज़दीक में है, कोई शिप हो सकती है, कोई एयरक्राफ्ट हो सकता है, या इट कैन बी अ नियर बाय फैसिलिटी, VTS भी हो सकता है, if they can handle on-scene coordinator duties. Okay. अब आ जाते हैं ड्यूटीज पे. तो ये तीन आपकी लेवल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हैं. सबसे पहले सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर्स, SCs, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन कोऑर्डिनेटर्स, SMCs, एंड ऑन सीन कोऑर्डिनेटर, OSC. ठीक है, वो चौथा क्वेश्चन हो गया आपका. 3 levels of coordination. अब ड्यूटीज ऑफ SMC. ठीक है, SMC की क्या ड्यूटीज है? चलो 1 मिनट होल्ड कीजिए. सर आपका माइक म्यूट है.
ओके जी, सॉरी फॉर रुकावट के लिए थोड़ा खेद है, और लेट्स स्टार्ट अगेन। आवाज आ रही जी मेरी? Yes. Okay, so now we look into the duties of the SFC and the duties of the on-scene coordinator. ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो सबसे पहले क्या ड्यूटीज है उसकी, एसएफसी की? डिस्ट्रेस अलर्ट हो गया है, मैसेज पहुंच गया उसके पास, देयर इज अ डिस्ट्रेस, चाहे वो आपके इपर्ब से गया है या किसी ने भेजा है, व्हाटएवर डिस्ट्रेस की मैसेज। नाउ हिज फर्स्ट जॉब इज टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रेस। उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना है, कहाँ हो रही है, क्या हो रही है। देन डेवलप एक्यूरेट एंड वर्कबल सर्च एंड रेस्क्यू एक्शन। अब उसको स्टार्ट करना है सर्च एंड रेस्क्यू के लिए, प्लान बनाना शुरू करना है, बट एक्यूरेट होना चाहिए और फीजिबल। ये नहीं कि बना तो दिया लेकिन कर ही नहीं पा रहे। उसके बाद डिस्पैच, जो सर्च एंड रेस्क्यू पार्टी है उसको डिस्पैच करेगा टू कैरी आउट द सर्च एंड रेस्क्यू मिशन एंड कोऑर्डिनेट द रिस्पॉन्स। फिर स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, उसको इवैल्यूएट करना है, उसको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो डेटा मिल रहा है अबाउट द इमरजेंसी, उसको इवैल्यूएट करते रहेगा, ऑब्टेन करेगा, इवैल्यूएट कर रहा है। जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, मौसम बदल रहा है या करंट्स बदल रहे हैं या सिचुएशन बदल रही है, उसको डेटा मिलता रहेगा और वो उसको इवैल्यूएट करता रहेगा। असर्टन करेगा किस टाइप की इमरजेंसी है, किस टाइप का इक्विपमेंट लेके जाना है। रिमेन informed of the prevailing environmental conditions. He will be in touch with the weather report वाले कि भाई वहाँ पर मौसम कैसा है, फोरकास्ट कैसा है, करंट्स कैसे हैं। Then he will try to find out the location of the vessels. नज़दीक में जो वो हैं शिप्स हैं, उनको बोलेगा भाई लुकआउट रखो या रेडियो वॉच रखो या गो टू द असिस्टेंस, वो डिसाइड करेगा। फिर वो सर्च एरिया प्लॉट करेगा, राइट, एंड डिसाइड द मेथड एंड फैसिलिटीज टू बी यूज्ड। फैसिलिटी मीन्स एक सर्च एरिया बना दिया, अब वो डिसाइड करेगा यहाँ इस एरिया के लिए मैं किसी कोस्ट गार्ड के जहाज को भेजूँ या कोई शिप को भेजूँ या कोई एयरक्राफ्ट को भेजूँ, वो डिपेंड करता है कितनी दूर हो आप, ठीक है, तो दैट ही विल डिसाइड। देन ही विल मेक अ सर्च एंड रेस्क्यू एक्शन प्लान, ठीक है, वो उसको प्रिपेयर करेगा। कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन विद एडजेसेंट आरसीसी, जैसे मैंने आपको दो बनाए थे ना, एक पहले एरियाज, ये इंडिया का है और यहाँ पे ये श्रीलंका का है, डिस्ट्रेस यहाँ पे हो रही है, ये श्रीलंका का आरसीसी है, ये एक आरसीसी है, तो ज़रूरत पड़ेगी तो इस आरसीसी को बोलेगा तुम जाके असिस्ट कर दो, कोऑर्डिनेट करने को। फिर जो सर्च एंड रेस्क्यू जो पर्सनल जा रहे हैं सर्च एंड रेस्क्यू के लिए, शिप्स में, एयरक्राफ्ट में, उनकी ब्रीफिंग करेगा और लौट के जब आएंगे तो डीब्रीफिंग करेगा। सारी रिपोर्ट्स को इवैल्यूएट करेगा जो भी डेटा मिल रहा है, और ज़रूरत हो तो जो सर्च एंड रेस्क्यू प्लान बनाया उसको मॉडिफाई करेगा। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है, सर्च एंड रेस्क्यू प्लान्स का जो एक्शन प्लान है उसको भी मॉडिफाई किया जाता है। अगर एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं या शिप्स यूज़ कर रहे हैं, उनको रिफ्यूलिंग वो भी ऐड करेगा। देन सर्वाइवर्स मिल गए हैं, सर्वाइवर्स को डिलीवरी ऑफ स्टोर जो भी देने हैं वो भी अरेंज कराएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। क्रोनोलॉजिकल का मतलब हो गया 9 बजे मुझे डिस्ट्रेस मिली, 9:05 में मैंने शिप्स तैयार किए, 9:10 में ये क्या, 9:15 में ये क्या, 9:20 में ऐसा हुआ, टाइम वाइज हैपहैज़र्ड मैनर में नहीं, अकॉर्डिंग टू क्रोनोमीटर, टाइमली। फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट इश्यू करेगा कि क्या चल रहा है सिचुएशन, और वो सिचुएशन कहाँ से मिलेगी उसको, जो ऑन सीन कोऑर्डिनेटर है वो भेजते रहेगा कि प्रोग्रेस क्या क्या हो रही है।
कितने लोग मिल गए हैं, कितने लोग मिसिंग हैं, कितने शिप्स हैं, वो सब इश्यू करता रहेगा। फिर रेकमेंड टू द आरसीसी चीफ, क्योंकि ये कौन है? ये तो सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर है, एसएमसी मिशन को। तो आरसीसी का जो हेड है उसको बोलेगा कि भाई अब बहुत टाइम हो गया है, या तो सब लोग मिल गए, हमें रेस्क्यू को हमने इफेक्टिव कर लिया है, सब बच गए हैं, सब लोग मिल गए हैं, सब लोग अकाउंटेड है, तो ख़त्म कर दो, उसको अबैंडन कर दो, राइट? या सस्पेंड करेगा, बोलेगा भाई 20 लोग थे जहाज में, 20 में से 18 मिल गए हैं, 2 लोग नहीं मिल रहे हैं, उनको बहुत ढूंढ लिया है, बहुत टाइम कर दिया है, अब कोई उम्मीद नहीं है उनके मिलने की, तो कहेगा अच्छा अब सस्पेंड करो, रेकमेंड करेगा चीफ को, और आरसीसी चीफ जो है वो डिसाइड करेगा। फिर रिलीज वेसल्स विच आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, समझो किसी डिस्ट्रेस में 3-4 जहाज काम कर रहे हैं, तो ऑन सीन कोऑर्डिनेटर भी बोलता है कि भाई अब ये 4 जहाज हैं, 4 जहाज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप 1 जहाज या 2 जहाज को हटा दो। तो ऑन सीन कोऑर्डिनेटर ने भी यही कहा, वो भी सोच रहा है क्या फ़ायदा है, तो बाकी जहाज को छोड़ दो, लेट देम गो ऑन देयर वे, क्यों डिटेन करना हो रहा है अननेसेसरी। फिर नोटिफाई एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज, हमारे जो इंडिया में है वो एमएमडी है, डीजी शिपिंग है, उनको नोटिफाई करेगा। If applicable, notify the flag state. फॉर एग्जाम्पल इंडियन रीजन में कोई पैनामेनियन शिप या लाइबेरियन शिप का या हांगकांग, सिंगापुर, कोई दूसरे फ्लैग के जहाज की डिस्ट्रेस है, तो उसको बता देगा, उसके फ्लैग स्टेट को, थ्रू दी एम्बेसी। इंडिया में जो एम्बेसीज होंगी या जो काउंसुलेट होंगे उनको बता देगा, उनके थ्रू फ्लैग स्टेट को पहुंच जाएगा, एंड प्रिपेयर अ फाइनल रिपोर्ट। सो ये ड्यूटीज हैं आपकी एसएमसी की, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन कोऑर्डिनेटर की। वैसे ही ऑन सीन कोऑर्डिनेटर है, उसके भी कुछ फंक्शंस हैं। अब थोड़ा सा आप लोग पहले इसको डाइजेस्ट कर लो जरा, क्या है ये। कोऑर्डिनेट ऑन सीन फंक्शंस, मतलब जो 4-5 जहाज विसिनिटी में है या 2-3 जहाज जितने भी हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करेगा ऑन सीन फंक्शंस। एसएमसी से उसको सर्च एक्शन प्लान मिलेगा, उसको ऑपरेशन में डाल देगा। मॉडिफाई द सर्च एक्शन प्लान, जो मिला है लोकल कंडीशंस को देखते उसको मॉडिफाई कर देगा और एसएमसी को बताते रहेगा। ऑन सीन कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशंस उसको करेगा कोऑर्डिनेट, दूसरे जहाज जो आसपास के दूसरे जहाज है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेगा। मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टिसिपेटिंग फैसिलिटीज, ठीक है। देन एंश्योर ऑपरेशंस आर कंडक्टेड सेफली, ये नहीं कि आपस में जहाज कोलाइड कर गए हैं और एक कैजुअलिटी बन गई, ठीक है। कोई अगर एयरक्राफ्ट आ रहा है तो उसको भी कोऑर्डिनेट करेगा। मेक सिचुएशन रिपोर्ट्स एंड सेंड इट टू एसएमसी, सिट्रेप्स सिचुएशन रिपोर्ट बनाते रहेगा। और सिचुएशन रिपोर्ट में क्या क्या डालते हैं, वेदर कंडीशंस क्या है, अभी तक जो रिजल्ट्स हैं सर्च के क्या हैं, कोई लोग मिले या नहीं मिले, क्या एक्शन लिया है, फ्यूचर प्लान क्या है, मेंटेन अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द ऑपरेशन, कौन सा शिप कब आया, किस वक्त आया, कब छोड़ा उसको, वो सब रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। कौन कौन से एरिया सर्च कर लिए हैं, किस जहाज में ट्रैक स्पेसिंग क्या यूज़ की है, अभी आएंगे ट्रैक स्पेसिंग, कोई चीज़ मिली है, कोई लीड्स मिले हैं, कोई डेबरी मिला है, कोई लाइफ बोट, लाइफ राफ्ट या कुछ चीज़ फ्लोटिंग मिली है, क्या एक्शन लिया है, रिजल्ट्स क्या ऑब्टेन्ड है। तो ये आपकी सिचुएशन रिपोर्ट जो भेजता है उसमें ये सब कंटेंट्स होंगे। फिर एडवाइस, एसएमसी को एडवाइस करेगा भाई ये 2 जहाज है, इनकी जरूरत नहीं है, इनको हटा दो। रिपोर्ट द नंबर एंड नेम्स ऑफ सर्वाइवर्स, मतलब कि कौन कौन कितने लोग मिल गए हैं, किनको रेस्क्यू कर लिया गया है। समझो 10 लोग मिल गए हैं, उनके नाम क्या है वो उनको बताएगा एसएमसी को।
ये भी बताएगा कि कौन से जहाज में कौन से सर्वाइवर्स हैं, उनके नाम क्या हैं। वो बोल देगा वेसल नंबर XYZ, उसमें 3 सर्वाइवर्स हैं, उनके ये नाम हैं, ये नेशनैलिटी है। दूसरे जहाज में इतने सर्वाइवर्स हैं, उसमें इतने, ये उनके नाम, ये है, नेशनैलिटी ये है। रिपोर्ट विच सर्वाइवर इन ईच फैसिलिटी, रिपोर्ट नेम्स एंड डेजिग्नेशन ऑफ द फैसिलिटीज जिसमें सर्वाइवर्स हैं। रिक्वेस्ट एडिशनल असिस्टेंस अगर जरूरत है तो, ठीक है। सो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑन सीन कोऑर्डिनेटर की। यहां तक क्लियर है जी? हाँ जी गाइस, क्लियर है यहां तक? यस सर। यस ओके, अच्छा 1 मिनट तो मैं जब 1 मिनट और मैं पानी वानी पी के आ रहा हूँ, 1 मिनट में। ओके जी, लेट्स गेट बैक अगेन। मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं ना, यहां तक तो समझ में आ गया ना आपके? तो इसको हम यहाँ से नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। सो याद रखिए, जो कॉमन मिस्टेक्स जो हमने देखी हैं ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन जब आप करते हैं, एक सबसे बड़ी जो है वो है ये 3 लेवल्स एंड 3 वॉल्यूम्स में अभी तक। इसके आगे जो भी और भी हैं मिस्टेक्स जो होती हैं, जो सर्च एंड रेस्क्यू में हम लोग करते हैं, वो मिस्टेक्स भी हैं, सो उसको भी देखेंगे। बट अभी जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आई एम सर, ठीक है, व्हाट आर दी वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स। दूसरा, देन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन क्या होता है, उसका पर्पस क्या है। चौथा, हमने देखा कि ये मिशन व्हाट यू कॉल SMC, जो 3 लेवल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ये चौथा क्वेश्चन है आपका, 3 लेवल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन।
पांचवा क्वेश्चन है आपका ड्यूटीज ऑफ एसएमसी। छठा क्वेश्चन है आपका दी व्हाट यू कॉल ड्यूटीज ऑफ द ऑन सीन कोऑर्डिनेटर, राइट। तो ऑन सीन कोऑर्डिनेटर कौन कौन बन सकता है? इट कैन बी अ शिप, it can be a search and rescue unit, it could be an aircraft which is participating in that, it could be a nearby facility which is in a position to handle the on-scene coordinator functions. So ये लोग on-scene coordinator का काम कर सकते हैं। So ये आपका क्वेश्चन है। अब आ जाएगा आपका जो नेक्स्ट क्लास में लेंगे आप लोग, इमीडिएट एक्शन क्या होता है, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एरिया ऑफ डिस्ट्रेस, क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है आपको, फिर ये ट्रैक स्पेसिंग क्या होता है, टाइप्स कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं आपके, राइट। सर्च एंड रेस्क्यू के जो पैटर्न्स होते हैं वो कैसे अल्फ़ाबेट करते हैं, उनको कैसे उनको डिसाइड करते हैं, ट्रैक लाइन, पैरेलल्स, ऐसे, ठीक है। फिर ट्रैक स्पेसिंग क्या होती है, कहाँ मिलेगी, कैसे डिसाइड करोगे आप। फिर सर्च पैटर्न्स आ जाते हैं, ठीक है। सर्च पैटर्न्स में एक्सपैंडिंग स्क्वायर सर्च, फिर सेक्टर सर्च। और इन पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमको जब भी हम इसमें आते हैं सर्च पैटर्न्स में, हमको एक बात बतानी है कि व्हेन यूज्ड, कब हम इस पैटर्न को यूज़ करेंगे। कोई सा भी पैटर्न जो है, एक्सपैंडिंग स्क्वायर सर्च है, सेक्टर सर्च है, पैरेलल स्वीप है, क्रीपिंग लाइन है, एटसेट्रा। दूसरा हमको बताना होगा, डायग्राम बनाना है, और तीसरा हमको बताना है प्रोसीजर, ठीक है। सो जब भी हम सर्च पैटर्न्स की बात करेंगे, सर्च पैटर्न्स, तो ये चीज़ें हमें बतानी है, तीन चीज़ें। कब उसको यूज़ करते हैं, उसका डायग्राम बनाना है, और प्रोसीजर। जब हम मैन ओवरबोर्ड की बात करेंगे तो हमें एक चीज़ और ऐड कर देनी है, तीन चीज़ तो है ही, और एक चीज़ ऐड कर देनी है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बस ये आ गया आपका जब मैन ओवरबोर्ड यूज कर रहे हैं। बाकी सर्च पैटर्न्स के लिए ये है, व्हेन यूज्ड डायग्राम बनाइए, प्रोसीजर समझाइए। जब मैन ओवरबोर्ड की बात करते हैं कब उसको यूज करेंगे, डायग्राम बनाइए, प्रोसीजर समझाइए, और उस पैटर्न के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने होते हैं मैन ओवरबोर्ड के। ओके गाइस, सो दैट्स इट। अभी आप लोग ब्रेक ले लीजिए एंड वील स्टार्ट विद दिस